क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अगर कोई सिराज जी, थैंक यू वेरी मच। आप में से अगर कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है, अगर मुझे बता सके कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, अगर कमेंट्स में आप बता सकें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। शुरू करने से पहले एक बार मैं पूछना चाह रही थी। ठीक, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? बस मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी कि आवाज़ आ रही है या नहीं, एक बार कंफर्म करके फिर शुरू करना चाह रही थी। हम अभी बिल्कुल 7:01-2 हुए हैं। हम 1 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, अगर कुछ और साथी जुड़ना चाहें फिर हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सिराज जी, शिखर जी, पंकज जी, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है। और ये कंफर्म करने के लिए भी कि आवाज़ आ रही है, इसके लिए भी धन्यवाद। बस 30 एक सेकेंड और देख लेते हैं, अगर कुछ और लोग जुड़ सकें। लाइव को शुरू हुए 2.25 मिनट हुए हैं, 3 मिनट होते ही मैं स्टार्ट कर दूंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए इस लाइव सेशन में। अर्पण जी भी आ गए हैं। आनंदा जी ने भी कंफर्म किया है कि आवाज़ आ रही है। मैं सबसे पहले जनसुलभ को धन्यवाद देना चाहूँगी इस लाइव सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझको, हम इस किताब पर बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने इस किताब के बारे में, नो नेशन फॉर वुमेन, जिसके बारे में आज बातचीत है, इस किताब के बारे में कई बार अंग्रेज़ी में बातचीत करी है और करती रहती हूँ अंग्रेज़ी में बातचीत, मगर मेरे साथ ये रहा, मेरा जो वर्क हिस्ट्री है उसमें बहुत लंबा एक काम का जो मेरा हिस्सा है वो हिंदी में रहा है, और इसीलिए वजह से हिंदी के पाठक अक्सर मुझसे मतलब ये सवाल मुझे मिलता रहता है कि इसका अनुवाद कब प्रकाशित होगा हिंदी में। कई बार लोग बोलते भी हैं कि इस तरह के इस किताब को हिंदी में पहले आना चाहिए था, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता था कि हम हिंदी में एक बातचीत भी ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाए हैं। तो हिंदी में शायद, मुझे याद नहीं पड़ता कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये पहली ही बातचीत है जो ऑर्गेनाइज़ हुई है हिंदी में। तो इसके लिए धन्यवाद जनसुलभ को। अब हम शुरू करते हैं। तो किताब का नाम, मेरा नाम प्रियंका है। आप सभी को नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट हूँ और राइटर हूँ। एक किताब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये 2019 के शुरू में, मतलब प्रिसाइसली 15 दिसंबर 2018 को, या अर्ली 2019 कह सकते हैं, ये रिलीज़ हुई थी। इसका नाम है, आई डोंट नो इफ़ इट्स कमिंग इन द कैमरा, सॉरी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसका नाम है नो नेशन फॉर वुमेन। साइमन एंड चेस्टर ने इसको पब्लिश किया था। तो ये अपने तरह की पहली किताब थी इंडिया में जो ग्राउंड रिपोर्टेज के आधार पर जो सेक्सुअल क्राइम है इंडिया में, रेप का जो क्राइम है, उसके बारे में विस्तार से बात करती है। इसका ब्लर्ब है, रिपोर्टेज नो नेशन फॉर वुमेन। द ब्लर्ब सेज, रिपोर्टेज ऑन रेप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये इसका ब्लर्ब है। तो ये जाहिर है कि एक पैन इंडिया बुक करने की कोशिश करी थी मैंने रेप के ऊपर। इसके बारे में कुछ बातें हैं सिलसिलेवार तरीके से जिनको मैं करने की कोशिश करूँगी। मैं आपको आगे पॉइंट्स, जो कुछ मैंने इस कॉन्वर्जेसन के लिए, इस बातचीत के लिए जो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, उन पे मैं चर्चा करूँगी आगे। तो ये पहले इस किताब के बारे में थोड़ा सा मैं जो ब्रॉड स्ट्रोक्स में कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं वो बता दूं। ये नॉन फिक्शन की किताब है, कथेतर गद्य की, और इसको मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके इस पे तकरीबन 7 साल का काम हुआ है, जिसके बाद ये पब्लिश हुई थी। इसको पब्लिश हुए अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और सेकंड एडिशन जो मेरे हाथ में है, ये इसका सेकंड एडिशन है। सेकंड एडिशन आया है। साइमन एंड चेस्टर अमेरिकन पब्लिकेशन, जिन्होंने इसको इंडिया में और इसके साथ साथ अमेरिका और इंग्लैंड में भी पब्लिश किया। तो पहले तो इसकी पीछे की कहानी, इसके बारे में अक्सर क्यूरियोसिटी होती है लोगों को, और मुझे बहुत सवाल मिलते हैं जर्नी बिहाइंड दिस बुक, कि ये किताब करना मैंने क्यों चूज़ किया और क्यों मैंने इस पे काम किया। तो ये, मतलब मैं समझती हूँ ये बिल्कुल एक
एक वाजिब सवाल है, क्योंकि ये इतना एक तरीके से देखें तो डार्क सा विषय लगता है, मुश्किल विषय भी है। लेकिन 2012 के बाद से तो हम सब इस बात पे अग्री करेंगे कि एक एक कॉन्वर्जेसन शुरू हुआ 2012 में, जो दिसंबर निर्भया गैंग रेप केस था। उसके बाद से एक बातचीत, एक कंसर्न, एक एक्नॉलेजमेंट, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसके बाद से। अभी तक मुझे ये सवाल बहुत मिलता है कि उसके बाद से क्या परिवर्तन हुआ, पिछले 10 सालों में क्या चेंजेस हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा परिवर्तन भले ही ना हुए हों, मगर निर्भया रेप केस ने जो एक चीज़ करी वो एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट था। एक एक्नॉलेजमेंट हमारे सोसाइटी में कि ये एक चीज़ है, एक एक मुद्दा है और इसको एड्रेस करने की हमें ज़रूरत है। अब हम इससे मुंह और नहीं फेर सकते। तो एक एक्नॉलेजमेंट जो कि पहले नहीं था। पहले अखबारों में रेप की खबरों को या इतनी इन डेप्थ में जगह नहीं मिलती थी, उतनी इस पर बातचीत नहीं होती थी, उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता था। इन इशू को कवर करने वाले रिपोर्टर्स को अक्सर महिला बच्चा रिपोर्टर कहकर डिसमिस कर दिया जाता था। 12वें-14वें पन्ने पे एक कॉलम की कोई खबर है तो है, और कोई इन डेप्थ कवरेज नहीं थी। तो वो चीज़ें बदली, एक एक्नॉलेजमेंट आया कि ये एक इशू है, इसको एड्रेस करना है। लेकिन मेरी जो कहानी है इस किताब के साथ, वो इससे बहुत पीछे जाती है। तो ये किताब मेरे लिए, अक्सर कहते हैं हम, जैसे कि ना, मैंने इस अभी जो सेकेंड एडिशन के फॉरवर्ड में ये चीज़ लिखी भी है कि पहली किताब जो होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर लेखकों के लिए बहुत पर्सनल बुक्स होती हैं, जो उनकी फ़र्स्ट बुक्स होती हैं। और मेरे लिए लेकिन ये, अब जब मैं पीछे देखती हूँ, मुझे लगता है मेरे पर्सनल और पॉलिटिकल के इतने मिले जुले मैट्रिक्स, इतनी मिली जुली ज़मीन से ये किताब उपजी है कि अब जब मैं पीछे देखती हूँ, मुझे साफ साफ ये कहना मुश्किल होता है, साफ साफ ये दिखाई नहीं देता, साफ साफ ये समझ नहीं आता कि ये निजी से निकली है, मेरे पर्सनल से निकली है, या मेरे पॉलिटिकल से निकली है। उनके एक पूरे मैट्रिक्स के, जो मुझे लगता है कि एक मिक्स है, उससे निकली है ये किताब। बहुत पर्सनल किताब है मेरे लिए एक लेवल पर, बहुत पॉलिटिकल किताब भी है एक लेवल पर। और जिसे कहते हैं, और जब मैंने इस किताब पे काम करना शुरू किया, मैं 23 इयर्स की थी, और जब ये किताब आई 2 साल पहले, तब आई वॉज अराउंड 30, आई वॉज 30 व्हेन दिस बुक केम आउट। तो मतलब ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, कि वो उतने छोटे, मतलब जब हम बिल्कुल अपने अर्ली 20s में होते हैं, तब आप क्यों इस तरह के इतने डार्क इशूज़ से इस तरीके से जूझना चाहेंगे, उनसे रेसल करना चाहेंगे, उन पे काम करना चाहेंगे। तो उसकी जो पीछे का मोटिव है, वो सिर्फ प्योरली पॉलिटिकल भी नहीं हो सकता, सिर्फ प्योरली पर्सनल भी नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं और बहुत गहराई से निकल के आता है हमारे एग्जिस्टेंस के। तो मेरे लिए इस कहानी की यात्रा, मेरे अपने जन्म से, या जिस परिवार में मैं पली बढ़ी, उसकी यात्रा से इसकी यात्रा बहुत जुड़ी हुई है। मेरा जन्म एक बहुत ही पारंपरिक, कॉन्जर्वेटिव, काफ़ी हद तक रूढ़िवादी नॉर्थ इंडियन फैमिली में हुआ था। और मैं, इसमें कोई जजमेंट नहीं है, मतलब मैं बहुत काइंडली, बहुत उदारता और करुणा के साथ देख पाती हूँ अपने परिवार को भी, देखती हूँ उनको आज भी, इनफैक्ट हमेशा ही देखती हूँ। लेकिन ये एक बात है, एक तथ्य है कि एक बहुत ही रिजर्व्ड और कंजर्वेटिव फैमिली थी मेरी। और मैं जब से बड़ी होने लगी, जब से मेरे को समझदारी आई, तो मेरे दिमाग में, जब मैंने आसपास ऑब्जर्व किया, तो मुझे बड़े सवाल उठते थे कि ये डिस्क्रिमिनेशन इतना मेरे चारों तरफ क्यों है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, और भी जो औरतें मेरे, और लड़कियां और बच्चे मेरे आसपास है, उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग लेवल पे इतना क्यों प्ले करता है। हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी बाहर इजाज़त की क्यों ऐसा ज़रूरत होती है। हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी इच्छाएं, बहुत छोटी छोटी, जो किसी भी इंसान के हुकूक होने चाहिए, किसी भी इंसान का, मतलब उसका हक होता है, जो उसके वाजिब, जिसके ना बेसिक ह्यूमन राइट्स की, आप शाम को देर तक कहीं से वॉक करके आ सको, घूम सको, या अपनी मर्ज़ी का कोर्स कर सको, अपनी मर्ज़ी की पढ़ाई कर सको, आप अपनी मर्ज़ी से दफ्तर जा सको, आ सको, और अगर आप 9 बजे घर आ रहे हो तो आप उससे, आपके घर की इज़्ज़त नहीं लुट जाए, या मतलब आप हर काम जो कर रहे हो उससे आपको ये ना कहा जाए कि यू आर ब्रिंगिंग शेम टू द फैमिली, या आप घर की, मतलब लड़कियां इतनी देर तक बाहर क्यों हैं। या मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रतिदिन का संघर्ष, उसको शब्दों में यहाँ पर कहना थोड़ा कठिन है।
क्योंकि वो इतना ज़्यादा हर दिन के हमारे और हर रोज़ का स्ट्रगल था कि और हर स्टेप का स्ट्रगल है। मतलब आपने कहीं 2 दिन के लिए बाहर जाना है, या आपने अपने मन की जगह इंटर्नशिप करनी है, अपने मन की जगह नौकरी करनी है, आपने 10 बजे दफ्तर से आना है। तो अगर कोई लड़का है तो सब लोग बहुत तारीफ़ करेंगे, वाह वाह, और मैं कितनी मेहनत कर रहा है बेटा, थक के आ गया, इसको खाना खिलाओ। और अगर लड़की आ रही है 10 बजे, तो वो बाहर से ही गेट पे ही एकदम पूरा को भवन बन जाता है घर वाले और सब लोग, एवरीबडी इज़ लाइक कि ये कितनी देर से आ रही है। और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। मैं अपने घर की पहली फर्स्ट जनरेशन, मतलब माय मदर इज़ अनलेटर्ड, और हम मैं पहली फर्स्ट जनरेशन की लर्नर हूँ, मतलब पहली जनरेशन की लड़की हूँ जिसने बाहर एक्टिवली हमने काम किया, मैंने, और पैसे कमाना, अर्निंग, और मतलब ग्रेजुएशन पूरी करी, मास्टर्स की पढ़ाई करी। तो उस लिहाज से एक ब्रेक थ्रू था। तो हम बहुत एक नए मैट्रिक्स ऑफ सोसाइटी से एक अलग मैट्रिक्स ऑफ सोसाइटी, एक अलग स्फेयर में मैंने जंप करने की कोशिश करी। और मेरे मन में जिज्ञासा बहुत होती थी कि ये क्यों है मुश्किल, मतलब मैं नॉर्मली क्यों नहीं जी सकती हूँ। मैं सड़क पर चलती हूँ तो ही टीजिंग होती है, मैं अपने दोस्तों के बीच में देखती हूँ तो वहाँ पे जजमेंट है, एवरीबडी। आप अगर किसी भी स्पेस में, आप मित्रों के साथ, प्रेम में, घर पर, हर जगह वही आपको उसी लेंस से देखा जा रहा है। तो मुझे समझना था, मुझे जिज्ञासा थी कि ये क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ है ये। और उसके बाद हुआ ये कि मैं रिपोर्टिंग मैंने चूज़ करी अपने प्रोफेशन के लिए, अपने काम के लिए। मुझे मुझे लगता था कि ये एक टूल है ना जो मुझे, पता नहीं, मतलब बहुत इंटरनली आज़ाद करेगा। ये मुझे उतनी समझ नहीं थी, क्योंकि मैं 21 साल की उम्र से मैंने नौकरी करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे जल्दी से पैरों पर खड़ा होना था और पैसे कमाने थे, ताकि मैं घर से पैसे लेना बंद कर सकूं। और तो मुझे ये था कि मैं तो जल्दी और मुझे पता था कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है। तो शुरू हुआ काम, और पहले हिंदुस्तान टाइम्स, और फिर तहलका, और फिर बहुत लंबा, अब तक कैरावैन मैगज़ीन से होते हुए बीबीसी, और लंबा जर्नी हो चुकी है। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रिपोर्टिंग मेरे लिए एक टूल था, मतलब इट वाज अ टूल। मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती, मुझे लिखने का बहुत शौक़ बचपन से रहा, पढ़ने का बहुत शौक़ बचपन से रहा, और ट्रैवल करने को, और जिज्ञासा बहुत थी कि सीखना है कंट्री में क्या क्यों हो रहा है। और अपनी जो मेरी पीड़ा थी, क्योंकि जब मैंने जर्नलिज्म चूज़ किया एज अ प्रोफेशन, तो इसके लिए बहुत मेरे घर से काफ़ी अपोजिशन था, और बहुत अपोजिशन को बड़े कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक फेस करके, और अपोजिशन बहुत सख्त भी था, हर लेवल पे, इमोशनल, फिज़िकल, अलग अलग डायमेंशंस में था। तो उसको फेस करके वो आपको मतलब आपको ब्रूज, आपको ज़ख्मी भी करता है, इस तरह का जो, अगर आप इस तरीके के से अगर आपको अगर आपको बहुत बुनियादी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, तो उसके बाद मुझे ये था कि इस वजह से जिस परवरिश में मैं बड़ी हो रही थी, मेरा स्वाभाविक झुकाव था ये समझने के लिए कि मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है सोसाइटी में जैसी है। और मैं बहुत पेन में भी थी, क्योंकि इतना सब स्ट्रगल, और ये अब अपनी फैमिली से प्यार भी बहुत करती हूँ, ये चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, तो ग्रे होता है सब कुछ बहुत। तो इस वजह से ये मुश्किल होता था, मुझे लगता था कि ये कैसे मैं इसको कैसे समझूं। तो अपनी पीड़ा से बाहर निकलकर औरों की, बाहर की दुनिया समझने की भी इच्छा थी, हिंदुस्तान को समझने की इच्छा थी, उसमें रिपोर्टिंग एक टूल बनी मेरे लिए। और सबसे, मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे अच्छा, सबसे सबसे, अगर आप लोग को कुछ भी आवाज़ या किसी भी और चीज़ में प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ मैसेज या यहाँ कमेंट पे बता दें, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। तो अगर कभी ऑडियो या वीडियो में डिस्टर्बेंस होती है तो प्लीज़ लेट मी नो। तो मैं ये बता रही थी कि ये कि जब मैंने ये किताब इस लिहाज से इस पे काम करना वैसे शुरू किया, तो मेरे लिए, मतलब ये बहुत पर्सनल और पॉलिटिकल का बहुत ही मिक्स्ड एक मैट्रिक्स था, जहाँ से निकल के आती थी। रिपोर्टिंग एक टूल बना, और रिपोर्टिंग में जब इंस्टिंक्टिवली, अपने आप ही स्वतः मेरा झुकाव ऐसी खबरों की तरफ था जहाँ पे मैं जेंडर को समझ सकूँ। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, मगर क्योंकि शायद आप एक शब्द होता है हिंदी में, सहृदयता, तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं दूसरों की उस पीड़ा से जिसका कोई अंश किसी और भूतकाल में या भविष्य में या वर्तमान में भी आपने कभी एक अलग मैट्रिक्स में झेला हो। तो मैंने
स्वाभाविक बचपन, मतलब मुझे लग रहा है 22 मेरी जो शुरुआती कवर स्टोरीज थी, उसमें एक थी बुंदेलखंड के ऊपर, जिस जिस चैप्टर से किताब भी शुरू होती है। तो वो रिपोर्टिंग मेरी जेंडर की अपने आप मुड़कर होने लगी, और मैंने काफ़ी सारी जेंडर रिपोर्टिंग शुरू करी और करने लगी। अब यहाँ पर मैं एक बहुत रोचक एनेक्डोट, एक किस्सा आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में लोग बहुत सारी कारणों से किताबें लिखते हैं। आदमी किताबें लिखते हैं क्योंकि उन्हें किताबें लिखनी है, क्योंकि उन्हें मौका है या वो लिखना चाहते हैं, और लोग अलग अलग वजहों से किताबें लिखते हैं। मगर मैंने ये किताब लिखने का जब निर्णय लिया, जब मैं 23 साल की थी, जब मुझे लगा कि मुझे ये किताब करनी चाहिए या आई शुड कम अप विद समथिंग, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग कर रही थी ऑलमोस्ट 2 साल से, और मुझे लग रहा था कि मेरे पास मटेरियल है, इफ़ आई कैन वर्क ऑन द मटेरियल, अगर मैं उस पर और काम करूँ और मटेरियल और बिल्डअप करूँ तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ एक किताब। वो इस वजह से आया, डिसीजन लिया मैंने, क्योंकि मेरे घर पे मुझ पे शादी का बहुत प्रेशर था, और था कि मुझे शादी करनी करो शादी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक टूल चाहिए, मैं शादी नहीं करना चाहती थी या मैं बचना चाहती थी उससे, उस चीज़ को। तो मुझे लगा कि मैं अपने घर में सबको बोलूँगी कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मैं बहुत बिजी हूँ, मैं किताब पे काम कर रही हूँ, तो शायद मैं 2-3 साल अपने ही जीवन का टाइम मांग सकूंगी, या मैं उसको, जैसे कि मतलब मुझे ऐसे डील करना पड़ रहा था अपने जीवन के टाइम के लिए जैसे वो किसी और के जीवन का टाइम हो। मतलब ये कितना फ़नी है, और इस पर आपको हंसी भी आ सकती है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि विमेन राइटर्स जो भारत में हैं, उनके राइटिंग में इसीलिए भी आयरनी बहुत होती है, और क्योंकि हमारा जीवन बहुत आयरनी से भरा हुआ है, और हम उसको डील कर सकते हैं तभी जब हम उस पर हंस सकें। तो ये किताब जो है, ये मैंने सोचा कि ये शुरू हुई थी इस ऐसे एक ऐसे बचकाने से, या जैसे कह सकते हैं एक बहुत छोटे से, जो उस वक्त इंसान बहुत मासूम होता है, अर्ली 20s की बात है, उस डिफेंस से कि मैं घर अपने लिए कुछ साल ले सकूंगी, तो चलो मैं किताब पे काम करती हूँ। शुरू तो वहाँ से हुआ था, मगर वो गया बहुत आगे, उसकी आकांक्षा या उसकी इच्छा और जो उसकी यात्रा है, वो उस छोटे बिंदु से आगे बढ़ते हुए उसने बहुत लंबी यात्रा पूरी करी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। फिर मैंने जब मुझे लगा कि मेरे पास बाय 2012 मुझे ये रियलाइज़, 2012 के एंड तक मुझे लगने लगा था कि काफ़ी रिपोर्टिंग इकट्ठा हो गई है, और तो अब मैं कुछ कर सकती हूँ। मगर जब मैंने उसको पेपर पे रखा, 2014 में मैंने इस बुक का कॉन्ट्रैक्ट पहली बार साइन किया था। फिर एक बार वो शिफ्ट हुआ एक पब्लिकेशन हाउस से दूसरे, और फिर वो एंड में, क्योंकि मेरी एडिटर जो थी उन्होंने पब्लिकेशन हाउस शिफ्ट किया, और एंड में इस तरीके से वो साइमन एंड चेस्टर से पब्लिश हुआ। तो 2014 में जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब मुझे लग रहा था कि मेरे पास ऑलमोस्ट 60% रिपोर्टिंग है इस किताब की, और उसके बाद भी मुझे इस पर 2 साल और काम करना पड़ा। और मैं आपको एक बार पहले कंटेंट्स बता देती हूँ थोड़े से, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि जब हम एक पूरे देश को ऐसे मैट्रिक्स में नज़र में रख कर एक ऐसी किताब अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके साथ सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है, जिस पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे, मगर जो मैं प्राइमरली, कि उसमें जोग्राफ़ी इतनी बड़ी है, हिंदुस्तान की इतना बड़ा जोग्राफ़ी है, आप उसको कैसे डील करेंगे। तो उसको पूरा ट्रैवल करने में, अगर रिपोर्टिंग पे आधारित किताब है, उसकी इतनी यात्रा करने में और उसको इतने सारे केसेस कवर करने में बहुत वक्त लग जाता है। मुझे लिखना और रिपोर्टिंग सब मिला के 7 साल का वक्त लगा इसमें। तो एक बात और, मुझे ऐसा लगा जब 2012 में निर्भया का केस भी हुआ, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे शोर तो बहुत हो रहा है, और शोर बहुत होता है, सब लोग इस पे बहुत बात करते हैं, काफ़ी शोर होता है, आजकल और भी ज़्यादा शोर होता है, मगर इसकी सही अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें। और हिंदुस्तान क्योंकि इतना मुश्किल और इतना क्लिष्ट, इतना कॉम्प्लेक्स देश है, इसी वजह से इसकी कोई भी रियलिटी सरल और एक रेखा, मतलब एक रेखा में चलती हुई नहीं हो सकती, एक रेखा की है जिसे कहते हैं, कोई रियलिटी नहीं हो सकती। इसी बात को मैंने इस किताब में इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करी है कि क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग जोग्राफीज़ हैं, अलग अलग कल्चरल सिस्टम्स हैं, और अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग तरह से लोग रहते हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से सेक्सुअल क्राइम, रेप है, ख़ुद को मैनिफेस्ट करता है। तो आप उस पर कोई सरलीकरण करके अगर कोई पूछे भारत में जो स्त्रियों के प्रति हिंसा, उसका कारण क्या है, तो कोई एक कारण नहीं है जिस पे ऐसे उंगली रख के कह सके कि ये है और यही होता है। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और रीजन टू रीजन, कल्चर टू कल्चर, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल और कल्चरल सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है।
लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो एक चीज़ कॉमन है, जो पूरे इस किताब में 13 चैप्टर हैं, जिनकी बात इन 13 चैप्टर्स में होती है, वो पेट्रियार्की है, मतलब पितृसत्ता। तो पितृसत्ता इसके एक रूट कॉज में है। इस पूरे रूट कॉज, उसका एक रूट कॉज है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है। मैं क्विकली आपको कंटेंट्स जो इसके हैं उससे थोड़ा सा रन थ्रू कराती हूँ। एक बार मैं आपको हल्का सा पढ़ के बता देती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किताब किस तरह के जोग्राफी और सोशोलॉजिकल विस्तार को एड्रेस करने की कोशिश करती है। यहाँ पंखे की आवाज़ कुछ कम हो सकती है, कहा है हमने। एक सेकेंड रुकें ज़रा, मैं इसको बंद ही कर देती हूँ। आवाज़ बहुत ही स्पष्ट। तो मैं ये कह रही थी कि ये मैं इसके आपको इसका जो कंटेंट्स है उसका आई वांटेड टू रन थ्रू। इसमें पहला चैप्टर है कलेक्टिव रेप्स ऑफ बुंदेलखंड। तो ये बुंदेलखंड के बारे में है। बुंदेलखंड में मैं एक बार पहले सारे चैप्टर्स को हल्का सा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। दूसरा चैप्टर है त्रिपुरा, द पॉलिटिकल नेचर ऑफ रेप एंड सेक्शुअल क्राइम्स। तीसरा चैप्टर है स्टोरी ऑफ सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट डी नोटिफाइड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। रेप्स एंड चौथा चैप्टर है रेप इन स्मॉल टाउन्स इन रूरल इंडिया। पांचवा चैप्टर है इन द डार्क इन कस्टडी रेप्स, जो इन कस्टडी यानी पुलिस कस्टडी में जो रेप्स होते हैं। उसके बाद छठा चैप्टर है द एनाटमी ऑफ रेप इन हरियाणा, द भगाना गैंग रेप केस। फिर सातवां चैप्टर है ऑन सेल, ट्रैफिकिंग गर्ल्स, द स्टोरी ऑफ 4 ट्राइबल गर्ल्स डिवाइडेड बाय ज्योग्राफी बट यूनाइटेड बाय फेट। तो इसमें ट्रैफिकिंग के मुद्दे को एड्रेस किया गया है। आठवां चैप्टर बदायूं जो कज़न सिस्टर्स थी उनके ऊपर है, ऑन सेल आठवां चैप्टर है हैंगिंग फ्रॉम अ मैंगो ट्री, द रेप एंड मर्डर ऑफ बदायूं सिस्टर्स। और नौवां चैप्टर है सेक्सुअल अब्यूज, जो चाइल्ड रेप है उसके ऊपर, सेक्सुअल अब्यूज एंड रेप ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट आर वी डूइंग टू आवर चिल्ड्रन। 10वां चैप्टर है रेप एज अ टूल फॉर एस्टैब्लिशिंग कास्ट सुपरमेसी। इसमें कास्ट को किस तरीके से एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है उस पे बात है। 11वां चैप्टर है पुलिस फोर्स में जो सेक्सिज्म है उसके ऊपर, रेप एंड सेक्सिज्म इनसाइड द इंडियन पुलिस फोर्स। 12वां चैप्टर वेस्ट बंगाल के ऊपर है, रेप इन वेस्ट बंगाल द लैंड ऑफ रेजिमेंटल पॉलिटिक्स। इसमें कैसे रेजिमेंटल पॉलिटिक्स जो है वो भी एक हिस्सा बनती है, और वेस्ट बंगाल का नैरेटिव है जो कि बाकी पूरे कंट्री से अलग है। और 13वां चैप्टर है द क्वेश्चन ऑफ रिहैबिलिटेशन, यानी कि हम रिहैबिलिटेशन के बारे में बात, रिहैबिलिटेशन ऑफ रेप सर्वाइवर्स इन इंडिया, पॉलिसी एंड ग्राउंड रियलिटीज़। तो इस तरीके से इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें हर चैप्टर में मैंने अलग अलग स्लाइस को एड्रेस करने की कोशिश करी है। इस मामले में आपने जैसे कि देखा होगा, इसमें बुंदेलखंड से लेकर मतलब मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, असम, बदायूं, दिल्ली, ये पूरा लैंडस्केप है जिसको कि मैंने इसमें ट्रैवल किया है। इस किताब में जब ओरिजिनली इसको हमने प्लान किया था तो 2 चैप्टर और थे, एक आसाराम के ऊपर और एक कश्मीर पे। तो उन दोनों को मैंने कुछ वजहों से हमने इसमें ड्रॉप किया, जो कि मैंने प्रीफेस में लिखी भी हैं वो वजह। एक्चुअली आसाराम पर मैंने एक बहुत बड़ा एक बड़ी कवर स्टोरी करी थी कैरावैन पत्रिका के लिए, जो उनकी कवर स्टोरी थी अप्रैल आई थिंक 2017 में। और उसी वक्त जब ये किताब आने वाली थी, पब्लिश होने वाली थी, तब उस केस में वर्डिक्ट आया था आसाराम के केस में, और उनको इम्प्रिजनमेंट हुई थी। तो उस स्टोरी को बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा था, और मुझे लग रहा था कि ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा चर्चा में, तो उसको मैं क्यों इसमें शामिल करूं। और कश्मीर वाले जिस केस को हमने कुपवाड़ा वाले केस को इसमें मैंने रिपोर्ट किया था, वहाँ की कुछ नेटिव्स ने, वहाँ की कुछ लड़कियों ने उस इशू पर, उस केस पर एक अपनी किताब निकाली थी। तो मैंने सोचा, हमें ये लगा कि एक तो लेंथ और बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना था, क्योंकि किताब लंबी भी बहुत हो रही थी, और ये लगा कि जिनका अपना नैरेटिव है, अगर उनकी तरफ से उस मुद्दे पर कोई किताब आई है तो उसी को वही फर्स्ट नैरेटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर वही जो बात है कि टू शिफ्ट द पावर ऑफ पेन टू द टू पर्सन जिसके साथ जिनकी कहानी है, अगर वो उसको कहें तो वो हमेशा बेहतर होता है। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी इसमें 13 चैप्टर्स हैं, और जो कि पूरे साउथ उतना मैं कवर नहीं कर पाई, क्योंकि जितना मैं करना चाहती, क्योंकि मेरे संसाधन और बाकी चीज़ें सब सीमित थी। मगर फिर भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर और उत्तर भारत, पूरा सेंट्रल इंडिया पूरा, और
टचिंग द साउथ ऑल्सो इसमें कवर किया है। अलग अलग चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर मुझे कई बार लगता है कि अगर मैं उस पर काम करती तो उसमें इतना स्कोप था कि वो अपने अपने छोटे शॉर्ट बुक्स में वो खुद भी डेवलप हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैं अब थोड़ा थोड़ा सा आपको ये इस बारे में पहले तो छोटा सा मैं इसके रिस्पांस के बारे में बताना चाहूँगी। इस पे खूब अच्छे रिस्पांस मिले अभी तक, मतलब काफ़ी उम्मीद से ज़्यादा, मुझे तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी। हिंदी में इसकी बहुत लोग मुझसे कई बार मुझे फेसबुक और अलग जगहों पर सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट आते हैं इसके अनुवाद के लिए, मगर अभी तक मैं मतलब एक्टिव रिपोर्टिंग में थी और इतनी व्यस्त रही कि उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पाई। पर इसका हिंदी अनुवाद बहुत उम्मीद है कि इसी साल के एंड तक आएगा। उसकी मांग काफ़ी उठती रही है। अब मैं एक छोटा सा जल्दी से रिकैप करके कि इसका प्रोसेस जो था, क्योंकि आपने जैसे चैप्टर्स देखे, मैं चैप्टर्स पे डिटेल थोड़ा सा बाद में बात करूँगी, मगर प्रोसेस कैसा रहा इसको रिपोर्ट करने का। एक इस तरह की किताब जो एक सेक्सुअल क्राइम और रेप जैसे इतने सेंसिटिव, इतने डार्क और इतने मुश्किल, इतने लेयर्ड, इतने मल्टी डायमेंशनल इशू को जिसका कोई एक मतलब कंक्लूजन या कोई एक नैरेटिव नहीं है, जिसके डायमेंशंस बहुत मल्टीपल हैं, जिसके कनोटेशंस, जिसकी अंतर्ध्वनियाँ बहुत ज़्यादा मल्टीपल है, कोई एक अंतर्ध्वनि या कोई एक उसका वो नहीं है, एक केंद्रीय न्यूक्लियस नहीं है। तो उसको कवर करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि आप लॉजिस्टिक्स को कैसे मैनेज करेंगे। अब ये बात है कि हिंदुस्तान में अच्छा नॉन फिक्शन लिखा जाए, इसको सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, इनकरेज करते हैं, अच्छी किताबें, लेकिन इन किताबों को करने के लिए फंडिंग एक बहुत बड़ा मसला होती है। रिपोर्टिंग करना इतनी पूरी कंट्री में घूम घूम कर, ऐसे एक फ़ीमेल रिपोर्टर होकर, तो इसमें यह है कि सिक्योरिटी, सेफ्टी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप, और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे मसले होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, इमोशनली बहुत आपको ड्रेन कर सकता है, फिज़िकली बहुत टैक्सिंग है, बहुत लंबी यात्राएं होती हैं, और हिंदुस्तान में बहुत डिस्टेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ असम में ही काम कर रही हूँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं बड़ा, मतलब डिस्टेंसेस हैं या बड़ा स्टेट है, तो हम अक्सर सोचते हैं मध्य प्रदेश या राजस्थान, मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उदाहरण के लिए अगर मैं आसाम में भी काम कर रही हूँ, तो मैं अगर गुवाहाटी उतरती हूँ और मुझे कहीं जाना है तो मुझे 2 दिन मतलब अगर एक सिरे में जाना है अपर असम के किसी एक जगह पे काम करना है, तो मुझे मतलब 12 घंटे या 14 घंटे मुझे लग सकते हैं अगर मैं, और 8-10 घंटे अगर मैं अपनी गाड़ी से जाती हूँ, या अगर मैं बस से जा रही हूँ तो 12-14 घंटे लग सकते हैं, ओवरनाइट जर्नी है। और अगर उस कोने से, जो ऊपर नॉर्थ का अपर असम का कोना है, मुझे लोअर असम के किसी कॉर्नर पे आके वापस कोई काम करना है, तो उसमें टोटल 1 दिन लग सकता है, और सड़कें इतनी ख़राब हैं तो वो जर्नी बहुत दुरूह हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं। एक तो दूरी की बहुत चुनौती है, दूसरी भाषाई चुनौती है, ट्रांसलेटर कैसे आप क्योंकि आप हिंदी, मैं 2 भाषाएं जानती हूँ, हिंदी अंग्रेज़ी, थोड़ी सी फ्रेंच भी, तो लेकिन भारतीय भाषाओं में बस मतलब हमारे यहाँ जो बोली जाती है हिंदी अंग्रेज़ी जानती हूँ, तो ये एक चुनौती थी। अलग अलग राज्यों में आप जाएंगे तो किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि क्योंकि जब मैं मटेरियल कलेक्ट करने लगी, इतना ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, मतलब मेरा लैपटॉप और कंप्यूटर, मेरे पास ऐसे दिन होते थे कि लैपटॉप मेरा भरा हुआ था फोल्डर से, रेप मध्य प्रदेश, रेप उत्तर प्रदेश, मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट था। और आप कैसे उसको एक थ्रेड करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें हर 16 मिनट में एक रेप रजिस्टर होता है ऑन रिकॉर्ड, और ये वो कंट्री है जहाँ पर एफआईआर लिखाना आज भी इतना बड़ा मतलब टैबू है। और अच्छे से अच्छे, सक्षम से सक्षम, शिक्षित से शिक्षित परिवारों में अगर कोई ऐसी घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, तो लोग सलाह देते हैं कि एफआईआर मत कराओ और पुलिस के पास मत जाओ और बदनामी होगी। तो बहुत सारे केसेस तो सामने आते ही नहीं है, कितने केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं उसका कोई फिगर, एस्टिमेटेड फिगर हमारे पास नहीं है, सिवाय इस जो 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 रिसर्च डेटा है, सोशल स्टडीज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा के अकॉर्डिंग ह्यूज नंबर ऑफ केसेस जो अनरिपोर्टेड जाते हैं, मगर कोई गवर्नमेंट फिगर नहीं है कि जिससे हम कह सकें आधिकारिक तौर पर कि इतनी बड़ी परसेंटेज का मतलब कि इतनी तादाद में केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड जाते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में केसेस हैं जो कि अनरिपोर्टेड जाते हैं।
इसका अनुमान इस बात से भी लग सकता है कि हर साल जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अपने अपने आंकड़े जारी करता है तो पिछले साल की तुलना में जो फिगर्स हैं वो बढ़े हुए रहते हैं। और जो अभी लेटेस्ट फिगर्स आए हैं वो भी जो उसके उसके पिछले प्रीसीडिंग फिगर्स थे उससे ज़्यादा बढ़े हुए थे। पूरे कंट्री में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसका रेट भी पिछले साल से इस साल इस बार बढ़ गया है। लगभग आई थिंक 3% है जो ओवरऑल क्राइम रेट है वो बढ़ा है, और हर 16 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर होता है। तो अगर हर 15 से 16 मिनट के बीच में एक रेप केस इस कंट्री में रजिस्टर होता है, तो अगर ये सिचुएशन है तो हम ये मतलब ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो एक किताब करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर ये, माफ़ कीजिएगा मैं अकेले रहती हूँ घर में और मेरे दरवाजे पे कोई बहुत देर से घंटी बजा रहा है। आई होप वो जो भी है चला जाए, क्योंकि अभी तो मैं लाइफ के बीच से उठ के नहीं जा सकती। बट मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसलिए मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था कि मैं कौन से 13 केसेस या कौन से केसेस हैं जिनको मैं चुनूँ और उनको मैं करूँ इस किताब के लिए। तो इसमें कोई प्री मेडिएटेड मेरा प्लान या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि मुझे ये चुनना है और ये छोड़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति जो मरता है उसका जीवन मूल्यवान होता है। हर रेप ही है, हर क्राइम अगेंस्ट वुमेन ही है। हर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मानवता के खिलाफ एक अपराध है। जो भी अपराध किसी मनुष्य के साथ हो रहा है, तो उसमें ये तय कर पाना कि ये अपराध बड़ा है ये अपराध छोटा है, वो बहुत निर्मम होता, वो मेरा तरीका भी नहीं है, और उस उद्देश्य से मैंने ये किताब करी भी नहीं थी। एक सेकेंड आप रुकें, एक सेकेंड। माफ़ी चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी। मैंने मेरे घर में दरअसल कोई था भी नहीं जो दरवाजे पे बंद करने के लिए जिसको मैं कह सकती। तो मैं आपसे ये इसके बारे में आगे जो बताना चाह रही थी ये कि इस लिहाज से मैंने वो केसेस चुने, मुझे लगता है कि जो केसेस मैंने चुने वो केसेस मुझ तक खुद आए हैं। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने इन कहानियों को नहीं चुना, बनस्पत इन कहानियों ने मुझे चुना है। जो केसेस मेरे सामने मुझे पढ़ते गए जो मुझे लगा कि जिनके ज़रिए मैं एक ऐसा धागा पकड़ सकती हूँ जो कि भारत की विस्तृत सच्चाइयों पर नज़र डाले या जो विस्तृत सच्चाइयों पर रिफ्लेक्ट करे, तो मैं उन केसेस को ज़रूर लूँ। मैंने ऐसा सोचा। इस वजह से मैंने जो केसेस इस किताब में चुने वो चुने। इसमें मैं एक बार आपको छोटी छोटी जो कुछ इसकी झलकियाँ हैं जिससे आपको एक अंदाज़ा हो कि इसमें मैंने किन स्लाइसेस को लेने की कोशिश करी है। लेकिन एक बात है कि हर चैप्टर जो भी मैंने चूज़ किया है वो एक सिर्फ उस व्यक्ति की कहानी नहीं कहता, बल्कि एक थ्रेड पर नज़र डालता है, एक पूरे पैटर्न को दर्शाता है कि सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन का एक पहलू हिंदुस्तान में ये भी है, ये बताता है। एक तो ये बात है, उस पूरे बेल्ट, उस ज्योग्राफी, उस सामाजिक कल्चर, उस पूरे स्पेस की कहानी कहता है, ये दूसरा पॉइंट है। तो जैसे कि करेक्टिव, जो पहला चैप्टर है करेक्टिव रेप्स ऑफ बुंदेलखंड, ये मुझे लगता है मेरी अभी तक की सबसे चैलेंजिंग स्टोरीज में से है। ये स्टोरी जो कि मैंने करी है जब मैं बहुत शुरुआती कहानियों में से है। ये 23 साल की उम्र में मैंने रिपोर्ट करी थी। तो बुंदेलखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छतरपुर और दमोह, जहाँ से ये स्टोरी मैंने रिपोर्ट करी थी, जहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा था कि लड़के अप्रोच कर रहे थे लड़कियों को, और उनके मना कर देने के बाद या उससे पहले भी कुछ मामलों में उनका रेप किया जा रहा था, कई मामलों में गैंग रेप था। और अगर लड़कियां जाकर कंप्लेन करने की कोशिश करती हैं, जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट करती हैं या ऐसा कुछ होता है, तो उन्हें अगले ही दिन या उसी दिन जिंदा जला दिया गया। इस तरीके के बहुत सारे केसेस थे। जब मैंने स्टोरी रिपोर्ट करी तो हमने एक साल में सिर्फ 2 जिलों में 16 ऐसे केसेस थे जो डॉक्यूमेंट किए थे।
जो कि बहुत अलार्मिंग था। जब मैंने इस पैटर्न को देखा, इस पैटर्न को समझा, तो बहुत चौंक गए। हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर इसको जब स्टोरी को किया तो द नैरेटिव ऑफ द बर्न वार्ड्स ऑफ बुंदेलखंड के नाम से फिर इस कहानी को किया मैंने। तो इसमें बुंदेलखंड के जोग्राफी, वहाँ के पूरे सामाजिक स्पेस और उस पूरे मैट्रिक्स की कहानी आती है। इस स्टोरी में 4 केसेस रिपोर्ट किए हैं मैंने, जो मुझे लगता है जिन कहानियों ने मुझे आज तक छोड़ा नहीं है। उनकी माँओं से और फैमिली से बुंदेलखंड के जिलों में जाकर मैंने बात करी, और फिर हम कोर्ट्स में जाकर वकीलों से, पुलिस ऑफिसर से, सभी से बात करी। एक पूरा नैरेटिव समझ में आया, और जिससे ये भी समझ में आया कि अ, ये भी समझ में आया कि पितृसत्ता कितनी ज़्यादा डीप सीटेड है हमारे यहाँ, और वो कैसे रन करती है अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, अक्रॉस मतलब जुडिशरी से लेकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर परिवारों तक। ये सबसे मार्मिक कहानियों में से, मतलब ये कहना बहुत अजीब होगा, ये सबसे मार्मिक कहानियों में से या कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि सभी कहानियाँ बहुत ही पेनफुल और बहुत डार्क हैं। मगर ये एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे आज तक छोड़ा नहीं है। 2011 में रिपोर्ट किया था मैंने इसे, और 2021 में हम अभी हैं, तो पूरे 10 साल हो चुके हैं। पर इसकी स्मृतियाँ इतनी ताज़ा हैं जैसे ये 10 दिन भी पुरानी नहीं हो। तो एक ये है। फिर जो त्रिपुरा का मैट्रिक्स है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम देखते हैं कि त्रिपुरा में ऐसे केसेस देखने में आए थे कि कोई भी पार्टी हो, क्रॉस पार्टीज़ की ना, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अडहेयर करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं या उसके लिए खड़े होते हैं पंचायत चुनाव में या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में या कहीं भी, तो तो अ, आप अगर किसी वक्त ये सोचते हैं या ये तय करते हैं कि आपको उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के साथ आप को वोट देना चाहते हैं, या दूसरी पार्टी को आप के के कार्ड पर या के नॉमिनेशन पर आप कोई स्थानीय चुनाव लड़ना चाहते हैं या जिला चुनाव लड़ना चाहते हैं, या ऐसी कोई भी, अगर आप अपने पॉलिटिकल एलिनेशन को चेंज करते हैं, तो ऐसे में त्रिपुरा में उस चीज़ को, उस पॉलिटिकल एलिनेशन को चेंज करने को, चैलेंज करने के लिए और उसको रोकने के लिए रेप्स किए जा रहे थे। ये बात देखने में आई। ऐसे 6-7 केसेस थे, और ये चीज़ मतलब 2011, 12, 13 में देखी गई। और उसके बाद में जब मैंने ये केस रिपोर्ट किया 2016 में, तो उस वक्त ये चीज़ें, मतलब पहले ऐसा था कि लेफ़्ट कैडर और जो वहाँ के 2 लोकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में चीज़ें हो रही थी। और जब ये मैंने केस रिपोर्ट किया, तब एक महिला थी जिन्होंने ज़िंदगी भर लेफ़्ट पार्टीज़ और उनकी जो को वोट दिया और उनके ऊपर स्थानीय चुनाव लड़े, और एक बार उन्होंने बीजेपी से लड़ने की जो भी कोशिश करी, अपना पॉलिटिकल एलिनेशन चेंज किया उन्होंने, और उनका रेप हुआ। मतलब उनको उनको अपोजिट पार्टी के जो लोग हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से उनका रेप हुआ। एंड शी वॉज अ एल्डरली वुमन। तो उनसे मिलने त्रिपुरा के गांव में बहुत दूर दराज में गई थी मैं। और ये बिल्कुल अलग नैरेटिव है। किस तरीके से राजनीतिक सुपरमेसी को स्थापित करने के लिए भी, अगर महिला है बीच में, तो या अगर आपके परिवार में ही कोई है, तो आप अगर परिवार को तोड़ना या मोड़ना चाहते हैं, तो भी आप महिला के साथ सेक्सुअल क्राइम का तो भी आप महिला के ऊपर रेप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आप फैमिली को ब्रेक करना चाहते हैं। और अगर कोई लड़की है जो खुद ही, या जो कोई महिला है, जैसे इस केस में महिला थी, वो खुद ही एडीसी के चुनाव लड़ रही थी, मतलब खुद ही लोकल पंचायत इलेक्शन है वहाँ के, जिसमें वो खड़ा होना चाहती थी, पार्टी चेंज करके खड़ी हो रही थी। जो पुरानी पार्टी के लोकल कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनको काफ़ी वेंचफुली, और उन्हें बोला भी, गुस्सा भी था, अपेरेंट गुस्सा भी था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पार्टी चेंज करो इत्यादि, इस लिहाज से। तो पॉलिटिकल सुपरमेसी को स्थापित करने के लिए कैसे महिला का इस्तेमाल किया जाता है और रेप का इस्तेमाल किया जाता है, सेक्सुअल क्राइम का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आएगी। तो ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला एक अलग पहलू है रेप का इंडिया में। उसके बाद डी नोटिफाइड ट्राइब्स की बात है। डी नोटिफाइड ट्राइब्स एक बहुत बड़ा, एक अलग स्पेशलाइजेशन, एक अलग मसला है हिंदुस्तान में। इनको
डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। कई बार इनको प्री हिस्टोरिक ट्राइब्स भी कहा जाता है। बहुत ही मुश्किल हालात में रहते हैं अक्सर ये लोग। इन स्टिग्मा, फिजूल का जो स्टिग्मा है बहुत सालों से बर्दाश्त किए स्टिग्मा को झेले जा रहे हैं, उसको सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि जो कानून इनके लिए बनाए गए थे अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत ही बर्बर कानून थे, जिनको कि जिस तरीके से और जितनी प्रोग्रेसिवनेस के साथ अभी तक हमें बदल दिया जाना चाहिए था आज के हिंदुस्तान में, उसको नहीं बदला गया। और बंजारा प्रजाति, इस तरह की प्रजाति आम तौर पर आम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स इस केस में हैं, जिसमें आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बैतूल एक ज़िला है मध्य प्रदेश में, जिसकी कहानी है, जहाँ पर पारदीज रहते थे। पारदी एक प्री हिस्टोरिक ट्राइब का नाम है। तो उनकी एक सेटलमेंट थी जिसको पूरा रेस किया गया, और उनकी महिलाएं थी जिनका रेप किया गया, और उस केस को बहुत लंबा वक्त हो चुका है। सीबीआई में मामला है, कैसे उसमें 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक महिला है, उसका रेप भी हुआ और उसके बाद उसे मार भी दिया गया है। दूसरा आदमी है जो उसका हस्बैंड था, जिसको मार दिया गया। बाकी और भी तकरीबन 7-8 महिलाएं थी जिन्होंने जिन्होंने रेप का चार्जेस लगाए थे। और उनका कहना था कि उनके एफआईआर तक दर्ज नहीं करी गई, क्योंकि उनकी टेस्टिमनीज़ को माना ही नहीं गया। तो बहुत ही मार्मिक, बहुत मूविंग कहानी है, जो मैंने उन महिलाओं से इंटरव्यू करके, पूरे कागजात इसके खंगाल कर, पूरे इसके पुराने सीडी रिकॉर्डिंग्स और सारी चीज़ें उनको खंगाल कर, एविडेंसेस खंगाल कर, सीबीआई अब क्योंकि जब आखिरी बार मैंने इस केस को रिपोर्ट किया था तब ये सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उनका पक्ष और सारी चीज़ें सब कुछ मिलाकर ये बताता है कि कैसे ये चैप्टर बताता है कि किस तरीके से अगर आप एक बहुत मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को बिलोंग करते हैं इंडियन सोसाइटी के, जैसे प्री हिस्टोरिक ट्राइब्स हैं, जिनके ऊपर स्टिग्मा है कि ये तो आमतौर पर स्टिग्माइज ट्राइब कहा जाता है इनको, कि ये मैं चैप्टर में इसके डिटेल्स हैं, वो इतनी अशोभनीय और अमानवीय बातें हैं कि मैं उसको अभी यहाँ कहना, मतलब मुझे लग रहा है कि उसका पता नहीं मैं उसको किस लहजे में एक लाइव में कह पाऊँगी और वो अप्रोप्रिएट होगा नहीं होगा, मगर उसकी डिटेल्स इस चैप्टर में पूरी हैं। तो एक स्टिग्मा है इन ट्राइब्स के ऊपर, इन प्री हिस्टोरिक ट्राइब्स इनको कहा ही जाता है, मेन स्ट्रीम में कभी शामिल नहीं हो पाए, बहुत ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी, बहुत मार्जिनलाइज तरीके से रहे हैं लोग ज़िंदगी भर। तो अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है तो उसके ऊपर किस तरीके से, और इनके ऊपर जो इनकी सेटलमेंट पर को जिस तरीके से रेज़ किया गया, उसमें स्थानीय पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, उसमें सब लोग मौजूद थे। उसमें मतलब उसमें काफ़ी लोगों का नाम है, मतलब जो कि सीबीआई केसेस में है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पॉलिटिशियंस, सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो ये एक बात ये भी बताता है कि अगर आप इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, जो कि कहा जाता है हम सबकी रक्षा करता है, लेकिन किस तरीके से कुछ सिटीजन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत और जो भी ताकत हर इंडियन सिटीज़न को मुहैया है, जो भी हर इंडियन सिटीज़न के, हर भारतीय नागरिक के हकूक़ हैं, उनके वो एक तबके को नहीं मिल पाते, उसको मुहैया नहीं है, कोई उसको मैसर नहीं, उनके पास है नहीं, कोई उनको उसके लायक नहीं मानता। और किस तरीके से एक सोसाइटी स्टिग्माइज करके और आपको हाशिए पर फेंक सकती है, और लगातार फेंकती जाती है, और तो उसका कोई अंत नहीं है। और जस्टिस की लड़ाई इनकी कितनी लंबी चल रही है, मेरी आंखों के सामने इतने साल हो गए। तो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स का एक मामला था। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, रेप इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल इंडिया, क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं कि जैसे हाथरस हुआ अभी, तो कोई भी चीज़ जो दिल्ली में होती है, जैसे दिल्ली गैंग रेप केस था, या फिर कोई भी ऐसा केस जो कि दिल्ली के 400 मीटर के दायरे में, या सॉरी 400 नहीं, मैं कहना चाह रही थी कि दिल्ली के 200 किलोमीटर के दायरे में होता है, तो अक्सर मीडिया, अगर कोई बड़ा केस है, सो कॉल्ड अगर ट्रैफिक गेन करने वाला केस है, आई बॉल कैची केस है, तो मीडिया वहाँ बड़ी तादाद में जाती है और उसको बहुत कवरेज मिलती है। मगर जैसा कि कमिंग बैक टू द फैक्ट, अगर इस कंट्री में हर 16 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ है जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसकी रिपोर्टिंग नहीं होती, और इसकी वजह से हमारी अपनी समझ में कितनी कमी है सेक्सुअल क्राइम्स को लेकर। तो इस कारण मैंने एक चैप्टर किया था, रेप इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल इंडिया। इसमें लखनऊ का एक केस है और एक बांदा का केस है। एक आशाना गैंग रेप केस था, लखनऊ का बहुत चर्चित केस रहा।
उसकी तफसील है। और एक बांदा में एक केस था वहाँ के एक बीएसपी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, उनका एक बहुत डिटेल्ड केस है। तो ये बेसिकली ये प्ले आउट मैंने एक दिखाने की कोशिश करी है कि जब अर्बन इंडिया में कोई रेप केस होता है जो बहुत चर्चित हो जाता है, तो उसका संघर्ष, उसकी ट्रैजेक्टरी, और अगर रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में अगर कोई बहुत चर्चित और ऐसा कोई रेप केस बड़ा इम्पॉर्टेंट, मतलब जो जिसमें हाई स्टेक्स हों, लोग इन्वॉल्व हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होती है। और हैरानी की बात नहीं है कि दोनों ही केसेस में मतलब जो लड़कियां हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उन्होंने घनघोर पीड़ा को झेला। उनका संघर्ष इतना घनघोर रहा, उनको इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ा। ना सिर्फ शारीरिक पीड़ा उस हिंसा की जो उनके साथ हुई, बल्कि उसके बाद जो जस्टिस की यात्रा शुरू होती है वो इतनी ज़्यादा पेनफुल है, और इतनी ज़्यादा लंबी है, उनकी इतनी ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई है, इतना ज़्यादा उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, उनके परिवारों को तोड़ने की, एविडेंसेस को ख़रीदने की, गवाहों को ख़रीदने की, उनको डिस्क्रेडिट करने की, तमाम तरह की विक्टिम शेमिंग करने की, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो नियति है ये दोनों में समान है। और यह हमें बताती है कि पितृसत्ता किस हद तक पूरे सिस्टम में फैली हुई है, और वो पॉपरेटर्स को, जो अक्यूज्ड है, उनको कैसे सिस्टमैटिकली सपोर्ट करती है। इन कस्टडी में, इन द डार्क, इन कस्टडी रेप्स, तो हम कहते हैं इसमें पुलिस, ऐसे कुछ रेप केसेस मैंने रिपोर्ट किए हैं जिसमें से कि एक बदायूं से और एक लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश में, ऐसे कुछ रेप केसेस रिपोर्ट किए हैं जिसमें पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो पुलिस थाने में, पुलिस में जो पुलिस के पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व है, और वो पुलिस प्रेमिसेस में, थाने के प्रेमिसेस में ये घटनाएं हुई हैं। मतलब जो अपने आप में आपको बताता है कि ये कितनी, मतलब उसके बारे में और क्या ही बोल सकती हूँ मैं। इस तरह से हरियाणा में जो रेप केस है वो पूरी तरीके से दलित और जो जाट है उनके बीच में जो हो रहा है, एक बहुत बड़ा कास्ट वॉर है जो इतने सालों से चला आ रहा है हरियाणा के भगाना में। उस पूरे वॉर में किस तरीके से 4 लड़कियों की ज़िंदगियाँ एक टूल की तरह यूज़ होती हैं, और कैसे वॉयलेंस इसका इस्तेमाल होता है अपर कास्ट के लोगों द्वारा, जो पावरफुल डोमिनेंट कास्ट है उनके द्वारा, अपने बाकी कास्ट सुपरमेसी को भी असर्ट करने के लिए। और उसके बहुत सारे अलग डायमेंशंस, बहुत नुआंस चीज़ है ये इस चैप्टर में है, इसको पढ़कर ही आप समझ सकते हैं। ट्रैफिकिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा, जब आप लड़कियों ट्रैफिकिंग में, जो हिंदुस्तान है इसमें 90% से ऊपर जो बड़ा हिस्सा है ट्रैफिकिंग का वो इंटर स्टेट है, बाहर से कम ट्रैफिकिंग होकर आती हैं चीज़ें, इंटर स्टेट ज़्यादा है। तो उसमें उस ट्रैफिकिंग वाला जो पूरा स्पेस है, उसमें मुझे लगता है कि उस पूरे स्पेस में, उस पूरे स्पेस की ये कहानी के ऊपर ये चैप्टर है, जो कि जिसमें बैतूल से लेकर आसाम तक की रिपोर्ट्स हैं इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग। क्योंकि जब आप ट्रैफिकिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, और छोटी लड़कियां, नाबालिग लड़कियां या बालिग लड़कियां भी हैं, उनको किस तरीके से डिसीट करके, धोखा देकर, बहला फुसला कर या कुछ भी नशा देकर, एक 3 लेयर ट्रैफिकिंग नेटवर्क के जरिए जब आप उनको बेचने या खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, और उनके अंदर आज़ादी की जो पूरी इच्छा है और ख़ुद को बचाने की जो पूरी इच्छा है, उस पूरी इच्छा और उस पूरी जस्टिस या फ्रीडम की क्वेस्ट को तोड़ने के लिए किस तरीके से रेप को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि इसको पहले रेप करें। अगर इसको इस तरीके से हम, ऐसी कोई घटना, सेक्सुअल क्राइम हम इसके साथ हो जाए, ऐसा कुछ करेंगे, तो ये फिर आज़ादी या मुक्ति या इस ये जो बेचा खरीद फरोख्त का पूरा सर्कल है, इससे निकलने की कोशिश ही नहीं करेगी। तो ये ट्रैफिकिंग कैसे इस्तेमाल होती है, रेप को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ट्रैफिकिंग में, उसकी भी कहानी है। मगर ये सिर्फ उसकी नहीं, बहुत नुआंस रही हैं चीज़ें। मैं अक्सर, मुझे लगता है कई बार डर लगता है बोलते हुए कि मैं बोलकर किसी भी चीज़ को रिड्यूस ही करूँगी, क्योंकि ये बड़े मसले हैं, जटिल और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। और बदायूं के ऊपर एक पूरा चैप्टर है इसमें। बदायूं, जो कि बहुत ही, द कज़न सिस्टर्स ऑफ बदायूं, जो आम के पेड़ से लटकी हुई जो दो नाबालिग लड़कियों की जो बॉडीज़ थी, एक छवि है जिसको शायद कोई भारतीय कभी भूल नहीं पाएगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। उसको मैंने 3 बार फॉलो अप किया, और बाद में 1.5 साल बाद तक फॉलो अप किया। कई बार मैं वहाँ गई भी,
तो वो अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो कि कास्ट सुपरमेसी, पेट्रियार्की, पितृसत्ता, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से प्ले आउट होती हैं अगर विक्टिम जो फैमिलीज़ हैं, अगर पीड़ितों का जो परिवार है उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मतलब ज्ञान इन द सेंस कि कोई उनको मतलब इमिडिएटली उनको नॉलेज नहीं है उतनी कि वो कैसे लड़ सकते हैं इस चीज़ से, कैसे अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं, उनको अगर नहीं है इतनी जानकारी, तो एक आम इंसान के लिए किस तरीके से कितनी मुश्किल हो सकती है जस्टिस की जो राह है वो बहुत पॉइंगेंट, बहुत ही मतलब ऐसी कहानी है जो मैं अभी तक कभी भूल नहीं पाई हूँ इसको। फिर बच्चों के साथ जो सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं उसके केसेस हैं एक अगले चैप्टर में, जिसमें एक बच्चा, एक मेल चाइल्ड भी है, छोटा सा बच्चा है मेल चाइल्ड, उसकी भी कहानी है जिसको उसको भी मैंने बुंदेलखंड से रिपोर्ट किया था। और एक दिल्ली का केस है। कास्ट सुपरमेसी के ऊपर एक अलग चैप्टर है और एक चैप्टर है इंडियन पुलिस फोर्स के ऊपर। तो ये बहुत विस्तृत चैप्टर है जिसमें मैंने एक फीमेल कांस्टेबल है झारखंड में जो कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया में पोस्टेड है, उसके साथ हुए गैंग रेप से बात को शुरू करी है और पूरा झारखंड के साथ बिहार की जो पुलिस है और इंडियन पुलिस एट बाय लार्ज उसके अंदर जो सटल सेक्सिज्म मौजूद है और किस तरीके से हम रेप की जो विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट करने के बजाय उनके कैरेक्टर असैसिनेशन, विक्टिम शेमिंग किस हद तक मतलब फैली हुई है। और एक ऐसा प्रोफेशन जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि समाज में बाकी लड़कियों को और बाकी लोगों को एम्पावर करेगा, अगर वहीं पर इतनी पेट्रियार्की किस तरीके से मतलब उसकी फ़ाइट है, बहुत ही वहाँ पे कैसे ये पूरे डायनामिक्स प्ले आउट होते हैं, वो है इस चैप्टर में। और वेस्ट बंगाल में एक चैप्टर है जो कि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स कैसे इम्पैक्ट करती है किसी भी, बहुत मार्मिक केस है उसमें। एक बच्ची है, एक लड़की है जो कि 18 साल की लड़की है जो कि बहुत एक ट्रक ड्राइवर और एक बहुत गरीब परिवार की बेटी है, बहुत गरीब परिवार से आने वाली बहुत काबिल लड़की, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी, बांग्ला और हिंदी बोलना जानती है, अपने घर की पहली लड़की जिसको अंग्रेज़ी बोलना आती है। और बहुत उसकी आंखों में सपने हैं। ट्रेन में टीटी का उसने एग्ज़ाम दिया है, उसका एडमिट कार्ड मैंने देखा। और एनसीसी बंगाल में एनसीसी में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसकी ट्रॉफ़ी थी, बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग ब्राइट स्टूडेंट। और वो रास्ते में पढ़ने जाती थी अपने छोटे से कस्बे, बर्धमान ज़िले में रहती थी वो पश्चिम बंगाल के। तो जब पढ़ने जाती थी और ट्यूशन से आती थी तो एक खाली इमारत में, मतलब कुछ लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता ही थे वो, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लोग टीस किया करते थे, फप्तियाँ कसते थे। और एक दिन उसने पलट कर जवाब दे दिया और अगले दिन उसको थिंक शी वर्ड 1-2 दिन बाद उसको उठा लिया गया। फिर उसकी डेड बॉडी मिली जो कि उसकी माँ ने जब मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि जैसे प्याज को छीलते हैं उस तरीके से उसकी बॉडी को छील दिया गया था ब्लेड से। बहुत ब्रूटल डेथ थी उसकी बच्ची की और गैंग रेप हुआ था। उस परिवार से भी मैं 2 बार मिलने गई। एक बार मेरी पहली मुलाकात और 1.5 साल बाद मैं दोबारा गई उनसे मिलने जब तक केस का रिज़ल्ट आ गया था और सारे अक्यूज़ छोड़ दिए गए थे। और जबकि लड़की की माँ ने मुझे बताया कि जज फीमेल जज थी और उन्होंने अपनी जज के सामने पूरी बातें बताई, सारी बातें कहीं, फिर भी सारी बातें डिटेल में बताई। उसकी माँ ने मुझे कहा, मैंने खोल कर बताया उन्हें सब कुछ, और फिर भी सारे की उसको छोड़ दिया गया। उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे करंट रूलिंग पार्टी से। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसा होता है दोनों ही पार्टीज़ में, भले वो तृणमूल हो या लेफ़्ट पार्टीज़ हों, दोनों ही पार्टीज़ में जेंडर का जब सवाल आता है, जब रेप का मसला आता है बंगाल में, तो बंगाल किस तरीके से आंखें मूंद लेता है और कैसा इम्पैक्ट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, इस रेजिमेंटल पॉलिटिक्स का इसके ऊपर, ये इस पर भी एनालिसिस है इस चैप्टर में। तो पश्चिम बंगाल के पर्सपेक्टिव पर ये नज़र डालता है। और आखिर में जब रिहैबिलिटेशन की बात है, जिस सवाल पे हम कभी जिसको एड्रेस नहीं करते, उस पे मैंने बात करने की कोशिश करी है, रिहैबिलिटेशन ऑफ रेप सर्वाइवर्स। क्योंकि हमारा जो न्यायिक सिस्टम है वो बहुत एक वाक्य आता है जब हम लीगल टर्मिनोलॉजी में इसको पढ़ते हैं, रिट्रीब्यूटिव वर्सेस कंपनसेटरी, रिट्रीब्यूटिव वर्सेस रिहैबिलिटेटिव जस्टिस सिस्टम। यानी कि एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया जो कि विक्टिम को या सर्वाइवर क्या है उसको रिहैबिलिटेट करने पर विश्वास रखती है,
वर्सेस एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया जो कि अक्यूज्ड को सजा देने पर विश्वास रखती है। अक्यूज्ड को सजा देना महत्वपूर्ण है और न्यायिक प्रक्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मगर मैंने इसमें ये बताना चाहा है कि रिहैबिलिटेशन जो है सर्वाइवर का, उस पर इस बीच में हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। रिहैबिलिटेशन के लिए हमारे पास कुछ सिर्फ कोरे कागज़ और सिर्फ कुछ कोरी पॉलिसीज़ हैं, जिनका ज़मीनी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक मतलब एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो इतनी अजीब अजीब मैंने उसमें जजमेंट्स कोट किए हैं, जिन जजमेंट्स में मतलब जजेस भी इतनी रिग्रेसिव तरीके से बातें रख रहे हैं कि रेप विक्टिम्स की आंसू तो वैसे कोई नहीं पोंछ सकता, लेकिन फिर भी आप इनको थोड़ा ऐसे रिहैबिलिटेट, या मतलब इस लिहाज से मैंने उसमें पूरी डिटेल में जो कोट्स हैं वो सारे लिखे हैं। तो मतलब मुझे ये इस पूरी किताब को करने के दौरान जो 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगी जो मुझे समझ में आई हैं, वो ये है कि विक्टिम शेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि रन थ्रू करती है, जो कि मतलब हमारे पूरे सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशरी, हमारा समाज, हमारे घर, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग प्रकार से विक्टिम शेमिंग मौजूद है। और मैंने इस किताब में इसके खिलाफ एक बहुत पुरजोर केस बनाने की कोशिश, एक बहुत पुरजोर एक कोशिश करी है कि विक्टिम शेमिंग बंद होनी चाहिए या उसके बाद उसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए, वो ठीक चीज़ नहीं है। हम जब जहाँ भी बात हो रही है, हम कभी भी, हमने इतना बड़ा स्टिग्मा बना के रखा हुआ है इस चीज़ को, वो स्टिग्मा की जो बेसिस है, उसकी जो जड़ है, वो ये है कि बॉडी प्यूरिटी को इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है और उसका पूरा बोझ जो है हमने स्त्री पर डाल दिया है। और उसी बॉडी प्यूरिटी, विक्टिम शेमिंग तो एक चीज़ है कि वो हम शुरू में कि तुम खुद ही गई होंगी, तुमने खुद ही कपड़े पहने होंगे ऐसे, या बाहर तुम इस वक्त क्या कर रही थी, या ऐसे कपड़े पहन कर, या तुम ही ने उकसाया होगा, इत्यादि इत्यादि, या तुम वहाँ क्यों कर रही थी। इस तरह के सवाल जवाब हैं जो कि पुलिस स्टेशन, कोर्ट और घरों तक में हर जगह लोग करते हैं विक्टिम से, जबकि शुरुआत होनी चाहिए उस पर भरोसा करने से। और इसका अगला कदम वहाँ आता है जब हम उनके साथ, अगर हम प्रोग्रेसिव भी, जैसे जजेस की बात आए, जुडिशरी की बात आए, जब वो प्रोग्रेसिव होकर भी बात करने की कोशिश करें अपने जजमेंट्स में, तब भी वो ये कहते हैं कि चलो जो हो चुका है, इस तरह के वाक्य हैं जजमेंट्स में कि अब तो इसका जो आपके साथ हुआ है उसको तो कोई भी चीज़, उसको कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकती। अरे ऐसा क्या, मुझे ये लगता है कि ऐसा क्या हो गया, मतलब हमने ऑनर को इतना बड़ा कॉन्सेप्ट क्यों बनाया हुआ है किसी भी। मैं इस बारे में मैंने कंक्लूजन में कुछ लिखा है जिसका एक सेक्शन मैं पढ़ना चाहूँगी, जहाँ मैंने बॉडी प्यूरिटी के इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन किया है। Rehabilitation of rape survivors is indeed a very important issue. But we need to start from first treating rape victims, and for that matter women at large, as equal human beings who are ought to be treated with equal respect and dignity. In a country where judges start their judgment by saying no amount of money can restore the dignity and confidence of rape victims, and that we need a rehabilitation scheme to wipe off the tears of the unfortunate rape victims, we clearly have a long way to go. By giving such statements, judges not only reinforce the "oh, there is no life after rape and you are what your body is" narrative, they also impose an unnecessary lifelong burden of victimhood on the women. India is lagging far behind as far as rape rehabilitation policies are concerned. The only scheme available for rehabilitation of rape survivors itself appears to be a historical victim of bureaucratic lethargy, lack of political will, and insensitive police departments. But we have a far way to go, even to reach to the point of rehabilitation of rape victim. In Indian context, the idea of body chastity of women needs to be challenged. Until we disassociate the idea of pure and uncorrupted body as central to a woman's existence, we will continue to make her life vulnerable by making her believe that if the crime of rape or sexual violence happens to her, it will be the end of her life. Fixing accountability, sensitizing police and medical practitioners in dealing with cases of sexual violence, efficient gathering of medical and circumstantial evidences, encouraging the victim to give her statement freely, ensuring a safe and fearless environment for the victim, medical aid,
immediate monetary compensation, and later on, long-term rehabilitation are other urgent steps that need to be taken. Justice is an important and grand idea, but it matters only if the idea of equality and dignity of women is implied in it. Gender discrimination and violence against women are not going to end overnight in India. We have a long road ahead to travel, a road which will be full of conflict, struggle, self doubt, and also some occasional collateral damage. But we must keep walking on this road in search of a world where women feel safe and are treated as equal citizens, a world which is a fairer and better place to live in for all human beings. But we must never forget that the starting point of this road is acknowledging the insane amount of violence happening against women all across the country. And by beginning that process by listening, at the very least, we can start by believing in women. तो इस तरीके से मैंने इसका अंत करने की कोशिश करी है, जिसमें मतलब मैंने ये चीज़ यही पॉइंट ज़्यादा स्ट्रांगली रखने की कोशिश करी है कि ये सारी बातचीत हो जाती है, मगर हर जगह जब तक हम इस बॉडी प्यूरिटी के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हम एक औरत को ये नहीं बताएंगे, ये नहीं मानेंगे कि वो अपने शरीर से ज़्यादा है, या अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी का अंत है। उसके साथ एक क्राइम हुआ है जिससे कि आप मतलब कोर्ट है और अपना पुलिस है, अपना प्रोसेस आगे बढ़ेगा, मगर ये नहीं है कि आप उसको या तो विक्टिम शेम करते रहें कि तुम्ही ने इनवाइट किया होगा, या फिर कहें हाय अब इसका क्या होगा, अब तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। इस तरीके से आप इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो कुछ भी उसके पास था वो तो सिर्फ उसकी इज्जत थी, मतलब जो कि उसकी बॉडी चेस्टिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो वो है बस। और वो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो बॉडी प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट है, ये आदमियों ने बनाया है और ये उनकी सुविधा के लिए है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, जब हम ये कहते हैं कि है मैं तो मर जाना पसंद करूंगी, और हम पुरानी फिल्मों में जो हमने इतना क्लीशे स्टीरियोटिपिकल डिस्क्रिप्शन है 90s 80s की फिल्मों में कि अगर मतलब किसी लड़की का रेप हो जाता है तो वो खुद कूद के सुसाइड कर लेती है। मुझे लगता है हर स्त्री जीवन को, या हर व्यक्ति, स्त्री की बात नहीं है, हर व्यक्ति जीवन को चुनना चाहेगा। जीवन चुनते हैं लोग और जीवन चुनना चाहेंगे। जीवन महत्वपूर्ण होता है, चाहे स्त्री का हो, पुरुष का हो, किसी का भी हो। तो अगर हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहाँ पर हम डिग्निटी का पूरा बोझ स्त्री पर लाद दे रहे हैं, जो कि उसकी चॉइस भी नहीं थी, उसने तो कहा भी नहीं था कि मुझे डिग्निटी का यह पूरा बोझ आप मेरे ऊपर लाद दीजिए, तो ये एक पूरा पेट्रियार्कल गेम है जिसको समझने की ज़रूरत है, डिस्करेज करने की ज़रूरत है दोनों चीज़ों को, विक्टिम शेमिंग को भी और बॉडी प्योरिटी के ऊपर जो आग्रह है इतना ज़्यादा कि अगर ये बॉडी प्योरिटी चली गई तो आप तो मर जाओ, अब क्या होगा आपका, मतलब आप यू डिज़र्व टू डाई, अब तो कुछ नहीं बचा। मतलब जजेस भी इस भाषा में बात कर रहे हैं। जजेस जब रेप विक्टिम्स को रिहेबिलिटेशन के लिए की रिकमेंडेशन करते हुए, उसकी अनुशस्ति करते हुए उसको जब वो रिकमेंडेशन के लिए अपने रिकमेंडेशंस दे रहे हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, तब उनकी भाषा अधिकतर यह है कि अब इनके आंसू कौन पोंछेगा, कैसे पोंछेगा। अरे आप उनको न्याय दिलाइए और वो दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगी, वो दोबारा जीना शुरू करेंगी। उनको न्याय की ज़रूरत है, मतलब और एक जीवन की एक अवसर की ज़रूरत है हर व्यक्ति की तरह। ये आप इस तरह का माहौल हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है जिसमें अगर आपके साथ कोई जेंडर क्राइम हो जाता है तो हम ऐसा एक समाज बनाते हैं कि अब आपके लिए सारी दुनिया, मतलब और आपके लिए सारे अपॉर्चुनिटीज़ और सारा हंसी मुस्कुराहट सब आपके लिए बंद है, या उसके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ये दूसरी सेकंड क्रूरता है, मतलब ये दूसरी बार आप उस व्यक्ति को घायल कर रहे हैं जो पहले से ही इतने घायल स्टेट में है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक तो हमें क्वेश्चन करना है, और पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था विक्टिम शेमिंग का, ये बहुत ही, मतलब ये इतना कूट कूट के भरा हुआ है भारतीय समाज में विक्टिम शेमिंग अंदर से, मतलब वो जो कनखी आ जाती है, वो जो हंसी आ जाती है चेहरे पर कि इसी ने कुछ किया होगा, वो उस मानसिकता से को क्वेश्चन करने, उससे बाहर आने की बहुत हमें ज़रूरत है। और अगर कोई कंप्लेन कर रही लड़की, हम जो मिनिमम कर सकते हैं उसको, उस पर भरोसा करने से हम शुरुआत कर सकते हैं कम से कम। दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू। अगर वो कोई लड़की कंप्लेन कर रही है तो हम उस पर ट्रस्ट करके उसकी बात को सुने, यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा शुरुआती पहला कदम हो सकता है। इसके बाद ये किताब बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ों को डील करती है, तो इसको 1 घंटे में समेटना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ही था, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इस पे
हालांकि मुझे लगता है कि रिडक्टिव हो जाती है कई बार ऐसी बातचीत, पर फिर भी मैंने कोशिश करी है बताने की। और डिटेल में अगर आप इसको पढ़ें तो पढ़कर ज़्यादा गहराई से चीज़ें समझ में आएंगी। मुझे लगता है और भी कुछ बातें हैं मेरे पास, मैं एक दो बातें और कहकर फिर ख़त्म करती हूँ। अ, बस एक ये चीज़ कि इसका हिंदी और अंग्रेज़ी में दो भाषाओं में काम करती हूँ, तो मुझे ये भी एक जिक्र करना था कि अंग्रेज़ी में किताब आई और इसके रिसेप्शन और इसके उसमें बहुत मदद मिली मुझे, बहुत मतलब मुझे खुद एक्चुअली कुछ करना भी नहीं पड़ा, प्रकाशकों की तरफ से काफ़ी कोशिश और मेहनत थी इस किताब को आगे रखने में। तो मुझे एक वो भी एक वर्क कल्चर में जो एक फ़र्क है वो भी मुझे महसूस हुआ। और इस किताब को अभी तक पिछले 2 सालों में बहुत प्रेम मिला है मुझे। पाठकों के कई पत्र आते हैं, भावुक पत्र आते हैं, जिसमें लोग नाराज़ रहते हैं, लड़कियां और लड़के दोनों, गुस्सा उनमें, एंगर होता है, कई लोग रोते हैं। कई लोगों ने ऐसे पत्र लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी बदल गई या उनकी सोच बदल गई इसको पढ़कर। और ऐसी चीज़ें जब मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि इस किताब को करने का पर्सनल ट्रॉमा मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा, मतलब इस को करने के बाद मैं वो इंसान हुई नहीं जो मैं इसके पहले थी। मतलब अब जब ये किताब हो चुकी है 2 साल में, तो मुझे लगता है मैं कुछ और हो गई हूँ, या मैं मतलब मुझे इतनी पीड़ा हुई है इसको इसको करने में, इसको करने में मुझे लगता था, ऐसे ऐसे दिन आते थे जब मुझे लगता था मुझसे ख़त्म नहीं हो पाएगी किताब। और मैं अकेले जब इसको कर रही होती थी, लिख रही होती थी इसके चैप्टर्स, कई बार गर्मी के ऐसे दिन होते थे और चौथी पांचवी मंजिल में एक छोटी किसी माइग्रेंट कॉलोनी में बैठकर अकेले कान में टेप्स लगाकर, और सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज़ होते थे जिसको मैं कई कई बार सुनती थी, तस्वीरें होती थी उनकी, वीडियो टेप्स होते जिनको देखती थी, और मुझे हॉल उठते थे बहुत, और बहुत रोती थी मैं। और मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रक्रिया 7 साल तक चली, आगे पीछे ग्राउंड पे इतना ट्रैवल करना, रिपोर्ट करना, और उसको बार बार सुनना, बार बार लिखना, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, इंटरव्यूज़ को ट्रांसक्राइब करना। तो ऐसा लगता था जैसे मैं किसी ब्लैक होल में जा रही हूँ, आ रही हूँ। और मतलब मुझे बहुत मतलब मेरे निजी जो व्यक्तिगत घाव रहे जीवन में, उसके बाद इस किताब को करने की प्रक्रिया में बहुत सारे और घाव थे जिनको अर्जित कर लिया मैंने इस प्रोसेस में। और मतलब मुझे उसका कोई दुख नहीं है, ये तो मतलब अर्जित दुख होते हैं, मैं इनको कहती हूँ कि हमारे अर्जित दुख हैं हम सभी के। ये वो अर्जित दुख हैं जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि मेरे सीने पर नहीं है, आपके सीने पर नहीं है, जो सर्वाइवर है उसके सीने पर भी उतनी नहीं है जितनी एक हमारी सामूहिक मानवता के सीने पर ये घाव हैं। तो वो घाव है, मगर ये किताब लिखी मैंने बस इस छोटी सी एक क्षीण सी उम्मीद में, एक ऐसी उम्मीद जो कि हर पल मुझे कई बार बहुत क्षीण होती नजर आती, कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम इतना जो क्रॉस है, जो इतना दर्द है, इसको सहकर, इसको जी कर ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं और लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब इस देश में हमें इस किताब की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नो नेशन फॉर वुमेन ऐसा कहने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। हर देश उतना ही स्त्री के लिए होगा जितना पुरुष के लिए, और सभी के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब नो नेशन फॉर वुमेन जैसी किताबों को हम म्यूज़ियम में बंद कर देंगे या उन्हें समंदर में फेंक देंगे, उनकी कोई जगह नहीं होगी दुनिया में। एक अच्छी दुनिया बन पाएगी हम, जिसमें इक्वालिटी होगी और हिंसा कम होगी। तो एक ऐसी दुनिया की आशा में, उसकी आकांक्षा में मैंने इस किताब पर काम करना शुरू किया था। और मुझे लगता है कि जब भी मैं हर साल एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के फिगर्स देखती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि इतना इतने साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए जेंडर पे रिपोर्ट करते हुए, और ये किताब भी लिखी मैंने, मगर उसके बाद भी और भी लोग इतना काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर, हम इतनी कोशिश करते हैं, पर फिर भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है उसका रेट हर साल बढ़ता ही रहता है, और इससे बहुत निराशा भी होती है। मगर मुझे लगता है कि पाठकों के जब पत्र आते हैं, और जैसे किताब का सेकेंड एडिशन आया, और इतना लोग इससे रिलेट करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कई बार इतने अनजान लोगों के, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मतलब अलग अलग जॉनर के लोग, कभी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। किसी होटल में किसी शेफ़ का कोई मैसेज आ रहा है, या सात समंदर पार कनाडा से किसी रिटायर्ड ऑफिसर का मैसेज आ रहा है, इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं, महिलाओं के मेल्स आते हैं। तो मुझे उससे लगता है कि शायद उससे थोड़ी सांस बनती है, थोड़ी हिम्मत बनती है।
और घावों को लेकर कोई चिंता नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो तो अर्जित घाव हैं हम सबके। बस इस उम्मीद से है कि किसी दिन हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे जिसमें हिंसा थोड़ी कम होगी। जब हम हिंसा को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसी की कोशिश थी ये डॉक्यूमेंटेशन। तो मुझे उम्मीद है कि हम ये किताब कुछ तिनका भर भूमिका अदा कर पाएगी अगर संसार को एक ज़्यादा सहनशील, ज़्यादा सहिष्णु जगह बनाने में। तो मुझे लगेगा कि बहुत हुआ, या जितना था उससे ज़्यादा अ, हो पाया। मगर ये कहते हुए मुझे अजीब लगता है, क्योंकि कोई भी अपेक्षा शायद मैं करना नहीं चाहती, मगर फिर भी ये बात मैंने कही। बस इतना ही है मेरे पास कहने के लिए। ऑलमोस्ट 1 घंटा भी हो चुका है। आप में से जितने भी लोग जुड़े रहे, कुछ लोग बीच में जुड़े और गए फिर बाद में, या कुछ लोग जो साथ भी बने रहे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को इस बारे में और कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो इस किताब को लेकर, या और कोई बात हो, तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं, मैं जवाब दूंगी ज़रूर। विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। अब इसको एंड करती हूँ मैं यहीं पर। थैंक यू।